2016 में मात्र 30,000 रुपए से चालू हुई ये कंपनी 9 साल बाद ला रही है 30,000 करोड़ का आईपीओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की। इस आईपीओ को लेके बाजार में है काफी हलचल और ये सिर्फ एक कंपनी का आईपीओ नहीं है, ये एक पूरे एडटेक सेक्टर की अग्नि परीक्षा है। टेक सेक्टर पिछले काफी टाइम से ऊपर नीचे ही रहा है साहब। कोरोना के टाइम पे ऐसा था कि एडटेक सेक्टर बहुत बढ़िया है, सबको वही चाहिए था, पॉजिटिव सेक्टर था। उसके बाद से सेक्टर धड़ाम हो गया, एकदम नेगेटिव सेक्टर हो गया, किसको इसमें हाथ नहीं लगाना था। अब ऐसे टाइम पे सेक्टर भविष्य में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये तय करेगा फिजिक्स वाला का आईपीओ। अभी वैसे भी आईपीओ का मौसम चल रहा है। पिछले 10 दिनों में ही लेंसकार्ट का आईपीओ आया, ग्रो का आया और अब आ रहा है फिजिक्स वाला का। लेकिन ये आईपीओ बाकी सभी स्टार्टअप से अलग है। ये वो चीज नहीं कर रहा जो बाकी के स्टार्टअप आईपीओ करते हैं, और वो चीज क्या है डिटेल में इस वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही कर लेंगे। साथ ही कंपनी का डिस्कस करेंगे शॉर्ट एनालिसिस, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी के आगे मौके क्या है और कंपनी कहां धोखे खा सकती है। फिर करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस, सेल कैसी है, प्रॉफिट कैसा है, रिस्क क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन महंगी है सस्ती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए शॉर्ट टर्म में करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, किसको करना है किसको नहीं करना, सब बताएगा रे आपका भाई राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं आज के आईपीओ रिव्यू की शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते रहते हैं या फाइनेंस मार्केट और बिजनेस की जानकारी रखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझाते हैं और आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनाते हैं। तो इससे पहले हम आईपीओ रिव्यू स्टार्ट करें, ब्रीफ में आपको बता देता हूं मात्र 30 सेकंड में इस कंपनी ने क्या किया। 2016 में मात्र 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक यूट्यूब चैनल चालू किया मिस्टर अलक पांडे ने और बच्चों को फ्री में फिजिक्स पढ़ाने लगे। उसके बाद 2-3 साल में वो चीज काफी हाइप हुई। 2019 में इन्होंने कंपनी बना डाली फिजिक्स वाला नाम से और पेड कोर्सेज भी बेचना चालू किया। 2022 में इनको अपने जीवन की पहली फंडिंग मिली 100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की, और कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 1.1 बिलियन यानी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ बन गए यूनिकॉर्न। 2024 में उन्होंने उठाया सेकंड राउंड 210 मिलियन का, लगभग 1800 करोड़ रुपए एट द वैल्यूएशन ऑफ 2.4 बिलियन यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए। और अब उसके एक साल बाद 3.6 बिलियन की वैल्यूएशन पे यानी लगभग 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं आईपीओ। यानी कहानी चालू हुई थी 30,000 से और 9 साल में पहुंच गई है 30,000 करोड़ तक। यही होती है इंडिया की सक्सेस स्टोरी। और क्या लोगे भाई साहब। तो इनकी हिस्ट्री पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिजनेस मॉडल पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक डिटेल में केस स्टडी अलग से की है, आप वहां पे जाके बाकी सारी चीज देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन पूरा फोकस करेंगे सिर्फ आईपीओ रिव्यू पे। अब मैंने आपको कहा था कि ये आईपीओ बाकी स्टार्टअप आईपीओ से बहुत अलग है। कैसे अलग है बात करते हैं। पहले बात करते हैं बाकी स्टार्टअप के आईपीओ लाने का तरीका क्या होता है। स्टार्टअप आईपीओ का पैटर्न है एकदम सिंपल। स्टेप 1, कोई बढ़िया सा आइडिया आता है, कोई बढ़िया सा बंदा होता है और इन्वेस्टर से बहुत मोटी फंडिंग उठाई जाती है। वो फंडिंग मार्केटिंग में लगाई जाती है और मार्केटिंग में लगा के उस प्रोडक्ट को, सर्विस को बहुत फेमस कर दिया जाता है आम जनता में। इस पूरी प्रोसेस के दौरान मार्केटिंग होती है, सेल होती है, लेकिन प्रॉफिट नहीं आता और ये लॉस में ऑपरेट करते रहते हैं, पर लॉस को भरते रहते हैं इन्वेस्टर बार बार फंडिंग कर करके। कई कंपनियों के 7 फंडिंग राउंड है, कईयों के 10 है, कईयों के 20 भी है। ये कंपनियां रहती है लॉस में, जैसे पेटीएम है, लेंसकार्ट है, मामाअर्थ है। लेकिन जैसे ही आईपीओ की बातचीत आती है, उस आईपीओ के साल में तुरंत प्रॉफिट में आ जाते हैं। जैसे भी लेंसकार्ट आया, जैसे मामाअर्थ आई थी, कुछ टाइम के लिए जोमेटो भी आया था। और जब प्रॉफिट दिख जाता है तो उसके बाद आईपीओ लाने की तैयारी होती है और आईपीओ आता है जबरदस्त हाई वैल्यूएशन पे। हर इन्वेस्टर, हर बंदा कहता है भैया बहुत हाई वैल्यू है, बहुत हाई वैल्यू है, पर वो फिर भी लाते हैं। अच्छा, हाई वैल्यू पे जो आईपीओ आता है उसका मेजॉरिटी पोर्शन ओएफएस में यानी कंपनी की ग्रोथ में नहीं जाता है। वो ओएफएस यानी पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट देने के काम आता है और उस समय काफी बड़े बड़े प्रमोटर भी एग्जिट ले लेते हैं। जैसे भी लेंसकार्ट का आईपीओ देखेंगे तो कितने सारे पैसे तो इन्वेस्टर लेके चला गया। ऐसा ही ओला इलेक्ट्रिक में हुआ था और हर स्टार्टअप आईपीओ में देखेंगे ओएफएस का पोर्शन मेन पोर्शन से ज्यादा ही होता है। इन्वेस्टर तो एग्जिट मारते ही मारते, प्रमोटर भी एग्जिट मार लेते हैं। अभी हमने लेंसकार्ट में देखा कि भाई साहब कैसे 50 का 400 में जादू करके दिखाया उन्होंने। और आईपीओ आते आते जो मेन प्रमोटर है, फाउंडर है, जिसने कंपनी स्टार्ट की, जिसका विजन है, उसकी खुद की इक्विटी तो 20% के आसपास या उससे भी कम रह जाती है। अभी लेंसकार्ट के केस में हमने देखा आईपीओ के पहले 5 थी, अब आईपीओ के बाद 8 ही है। यानी स्किन ऑफ द गेम नहीं है कि भैया आज मेरी कंपनी है, मेरा शेयर है, मैं कुछ करूं, वो उतना नहीं होता। और फिर बाद में आईपीओ का क्या होता है आप जानते हैं। अब बात करते हैं पीडब्ल्यू इन सबसे कैसे अलग है। इन्होंने इन्वेस्टर से फंडिंग ली है, पर बहुत सारे इन्वेस्टर से बहुत सारी फंडिंग नहीं ली कि राउंड पे राउंड चल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ 2 बार फंड उठाया, मार्केटिंग में खर्चा किया, कमी इन्होंने भी नहीं छोड़ी, लेकिन मार्केटिंग सिर्फ पैसे की नहीं थी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जो बच्चों के रिजल्ट आए उनके वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी अच्छी खासी हुई थी। लॉस में तो भैया ये भी है, लेकिन अभी प्रॉफिट वाला जादू नहीं कर पाए। लॉस कम हुआ है इनका, लेकिन प्रॉफिट में नहीं आ पाए। लेकिन जो असली इन्वेस्टर है, जिससे मैं इनकी प्रशंसा भी करूंगा कि भाई साहब मान गए तुमको, इनके आईपीओ में 90% जो पैसा है वो कंपनी की ग्रोथ में जा रहा है। ये लेके आ रहे हैं 3,480 करोड़ का आईपीओ, उसमें से मात्र 380 करोड़ रुपए जो प्रमोटर है वो लेके जा रहा है। 3,100 करोड़ रुपए कंपनी में ही इन्वेस्ट हो रहे हैं।
स्टार्टअप आईपीओ में ये भाई साहब काम नहीं होता। वो पुराने को एग्जिट देने के लिए काम होता है, ग्रोथ में थोड़ा बहुत पैसा लगता है। यहाँ पे पूरा पैसा लगभग 90% पैसा ग्रोथ में जा रहा है, ऐसा होता नहीं है साहब। सेकंड जो बात अनोखी हो रही है वो ये हो रही है, पुराने इन्वेस्टर 1% भी एग्जिट नहीं ले रहे। जो इन्वेस्टर पहले था वो कहता अभी भी है, हमें कंपनी पे भरोसा है, आगे जाएगी, वो एग्जिट ले ही नहीं रहे। ये जो 380 करोड़ रुपए निकाले जा रहे हैं, ये भी सिर्फ प्रमोटर निकाल रहे हैं कि जो अलक पांडे जी, प्रतीक माहेश्वरी जी की भैया हमने 9 सालों से मेहनत कर रहे हैं, आईपीओ में थोड़ा तो निकाल लें। और वो भी इनका पहले प्लान था 720 करोड़ निकालेंगे, दोनों 360, लेकिन अब उसको भी कम करके बोले नहीं भाई साहब 360 टोटल निकाल ले। यानी अगर कंपनी की वैल्यूएशन 30,000 करोड़ है और ये 360 निकाल रहे हैं, यानी 1% भी पूरा नहीं निकाल रहे। इनके पास आईपीओ लाने से पहले 80% से ज्यादा इक्विटी है और आईपीओ लाने के बाद भी 80 से ज्यादा इक्विटी रहेगी। पुराने इन्वेस्टर साथ खड़े रहेंगे और सारा पैसा कंपनी में लगेगा। ऐसा सुना है किसी स्टार्टअप आईपीओ में? इसीलिए आईपीओ भाग्य आईपीओ से अलग है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है ना भाई साहब, इसको बहुत बड़ा पॉजिटिव मानता हूं मैं। तो ये तो रहा बाकी स्टार्टअप से कंपैरिजन। अब बात करते हैं भैया इनके खुद की कि भैया कितने पानी में हो, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या मौके और क्या धोखे। सबसे पहले बात करते हैं ताकत पे। तो भाई साहब ताकत तो आप ऐसे मान लो कि पिछले 3 साल का रेवेन्यू देखोगे, आपको ताकत समझ में आ जाएगी कि भैया इनकी कंपनी में सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है। 2023 में टर्नओवर 744 करोड़, 2024 में टर्नओवर 1941 करोड़, लगभग 150% से ज्यादा। 2025 में टर्नओवर हो गया 2886 करोड़ रुपए, यानी फिर लगभग 50% की जंप। अगर 23 से 25 का सीएजीआर देखो तो आता है 97%, अर्थात पिछले 2 साल में कंपनी 4 गुना हो गई। जहां 2023 में सेल थी 750 करोड़, अब आ गई है लगभग 3000 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 4 गुना। अगर पेड यूजर की बात करें तो लगभग 1.76 मिलियन, यानी लगभग 17.5 लाख पेड यूजर थे 2 साल पहले। आज की डेट में वो पेड यूजर है 45 लाख, यानी 4.46 मिलियन। यानी यहाँ पे सीएजीआर ग्रोथ है 59%। तो यानी रेवेन्यू ग्रोथ की जो क्लास है उसमें पीडब्ल्यू पास नहीं हुआ, पीडब्ल्यू ने टॉप किया है। बात करते हैं सेकंड पॉजिटिव, ह्यूज ऑनलाइन कम्युनिटी। ये कहते हैं भाई साहब हमारा मेन बिजनेस डिजिटल है, चालू इससे हुए थे, ऑफलाइन में तो अब आए। अब डिजिटल पे हमारी कम्युनिटी देखो, टोटल जितने भी चैनल हमारे एक्सेस में है, हमारी कंट्रोल में है, उसके टोटल फॉलोअर है 98.8 मिलियन, 10 करोड़ सब्सक्राइबर है। इनका खुद का जो मेन चैनल है फिजिक्स वाला जो स्टार्टिंग था वो है 13.7 मिलियन, यानी लगभग 1.25 करोड़ फॉलोअर तो वहां भी है। तो इतना बड़ा जो फॉलोअर बेस है, इनके लिए पॉजिटिव एज क्या है कि भैया ये इतने लोगों में तो फ्री मार्केटिंग कर सकते हैं, इनको पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं। 10 करोड़ आदमी तक तो अपना मैसेज यूं पहुंचा सकते हैं। तो जो फ्री मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, ये इनका बहुत बड़ा मोट है। इतनी मार्केटिंग किसी और को करने के लिए करोड़ों रुपए फूकने पड़ेंगे, ये फोकट में कर लेंगे। तीसरी चीज, मल्टी चैनल मॉडल। पहले क्या कर रहे थे, डिजिटल कर रहे थे, भैया आपको अगर हमसे पढ़ना है या तो यूट्यूब पे फ्री की क्लास ले लो या हमारा कोर्स खरीद लो, डिजिटल ले लो। अब इन्होंने कहा नहीं भैया ऑफलाइन सेंटर भी है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मैं तो क्लास में ही जाऊंगा, कॉपी पेन लूंगा, टीचर से बैठ के पढ़ूंगा, तो भैया इन्होंने ऑफलाइन सेंटर भी बना दिए हैं। लगभग 198 ऑफलाइन सेंटर आज की डेट में है, जिसमें कुछ सेंटर है जहाँ पे टीचर आता है, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे बंदा बैठता है, चलती वहां भी क्लास ही है, पर वहाँ डाउट्स वगैरह पूरे हो जाते हैं। हाइब्रिड मॉडल है। 23 में ये सेंटर सिर्फ 28 थे, अभी हो गए 198। तो सीएजीआर की ग्रोथ देखो तो 165%। फिगर तो सारे टॉप के टॉप ही चल रहे हैं साहब। चौथी चीज जिसकी वजह से पीडब्ल्यू जाना जाता है वो है अफोर्डेबल प्राइसिंग। इनका एक यूपीएससी का ऑनलाइन कोर्स है जो मात्र 18,000 में आईएएस करा रहे हैं, जहां बाकी कंपनियां लाख 2 लाख भी ले लेती है, ये 18,000 में करा देते हैं। और ये इन्होंने हर जगह, इन्होंने जो भी सेक्टर में लॉन्च किया है, फिजिक्स वाला का गेम ये रहा है कि भैया मैं क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, प्राइस हमेशा कम रखूंगा। इनका जो शुरुआत में फेमस हुए थे, इसी चक्कर में फेमस हुए थे कि अफोर्डेबल प्राइस रखते हैं, और प्राइस कम रखने के चक्कर में हमें पास यूजर बेस हमेशा ज्यादा हो जाता है। प्लस यूजर बेस के अलावा एक मॉरल कैपिटल जो कहते हैं ना कि भैया कितने अच्छे हैं, फ्री में पढ़ाते हैं या कम में पढ़ाते हैं, ये अच्छे हैं, तो वो जो स्टूडेंट का बॉन्ड बन जाता है ना, वो बॉन्ड बन गया जो कि फिजिक्स वाला की ताकत है। एक ब्रांड बन गया कि यार कुछ भी करना है इनसे ले लो, सस्ता दे देंगे। और जो पैसा कम लेते हैं ये वर्ड ऑफ माउथ में रिकवर हो जाता है, क्योंकि जिसको पैसा कम मिलता है कहता है भाई कम में दिया, कितने बढ़िया आदमी है, 10 को बोलता है हो गया वसूल। अब पांचवी चीज, ये स्ट्रेंथ भी है और इसको मैं वीकनेस में भी कवर करूंगा बाद में। पहले समझो स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी ने शुरुआत की थी जेई नीट से, अकेले उस पे थी, लेकिन उन्होंने कहा इस पे एक ही पे डिपेंडेंसी क्या रखनी, तो धीरे धीरे वर्टिकल बढ़ाते गए। तो 2023 तक ये 6 अलग अलग कैटेगरी में अपनी टीचिंग देते थे। अब 2025 में ये 13 कैटेगरी हो गई है। यानी भाई साहब जेई नीट तो है ही, उसके अलावा गेट में भी है, यूपीएससी में भी है, सीए में भी है, एसएससी में है, बैंकिंग में है, यानी हर जगह है। तो इनका प्लस क्या आता है कि इनके डिपेंडेंसी एक सेक्टर में है। कल को आईआईटी जेई में बच्चे कम हो गए, इनके फर्क नहीं पड़ेगा, वहां कम हुआ यूपीएससी में कमा लेंगे, यूपीएससी में कम हुआ सीए में, कहीं का कुछ भी कम होगा। हर जगह इन्होंने अत्र तत्र सर्वत्र खुद को फैला रखा है। सब जगह से कस्टमर है, सब जगह से रेवेन्यू की स्ट्रीम है, तो इनकी एक चीज पर डिपेंडेंसी नहीं है, जो कि ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। अब इसमें नेगेटिव क्या है, वो नेगेटिव में बात करूंगा। नेक्स्ट पॉजिटिव चीज जो इनके बारे में आती है वो आती है इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड। बच्चों का जो अलक पांडे पे भरोसा
भरोसा है, जो उनके प्रति प्यार है, जो उनका कल्ट है, वो फिजिक्स वाला के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है। प्लस उन्होंने काफी सिलेक्शन दिए, काफी रिजल्ट दिए, तो बच्चे उस रिजल्ट से प्रभावित है और वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ही काम कर रहा है। 7वां पॉइंट, पॉजिटिव EBITDA एंड रिड्यूस्ड लॉस। देखो सर, हमने कहा कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन ये लॉस से प्रॉफिट में आई है, लेकिन उन्होंने जो ओवरऑल लॉस है उसको 80% तक कम कर लिया। पिछले साल इनका लॉस था 1131 करोड़ रुपए, जो अब की बार रह गया मात्र 243 करोड़ रुपए, यानी लगभग 80% का रिडक्शन है। पिछली बार का जो लॉस था उसमें एक 816 करोड़ का वन टाइम आइटम था, जिसकी वजह से लॉस बढ़ा था। अगर मैं उसको भी हटा दूं तो उसके अलावा भी 315 करोड़ का लॉस था, जो 243 है, यानी 20-25% तो तब भी घटा है। कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है 820 करोड़ रुपए के लॉस में था, आज की डेट में EBITDA लेवल पे 193 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। यानी जो कोर बिजनेस है वहां से कमाइयां हो रही है, ये एक राहत की सांस आप ले सकते हो। तो लॉस कम हो रहा है और ऑपरेशन से पैसा आ रहा है। ये जो लॉस आपको दिख रहा है वो एक्सपेंशन और बाइंग के चक्कर में दिख रहा है। 8वां पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने बताया था, और आज के काम के हिसाब से वैसे तो ये पॉइंट नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है ये सुपर पॉजिटिव पॉइंट है। इनका OFS बहुत कम है सर। कंपनी को जो भी आप 100 रुपए दोगे तो 90 रुपए कंपनी की ग्रोथ में जाएंगे, सिर्फ 10 रुपए ही बाहर जा रहे हैं। और पुराना इन्वेस्टर एग्जिट नहीं ले रहा और प्रमोटर भी पूरी एग्जिट नहीं ले रहा। IPO के बाद भी 80% शेयर लेके बैठे दोनों, स्किन इन द गेम है। अब आता है साहब, ये तो तारीफों पे तारीफ सुन के आपको लगता है भाई साहब तुरंत लगा देने चाहिए पैसे, लेकिन उससे पहले कमजोरियां भी जान लो। वीकनेस की बात करते हैं। पहला, हिस्ट्री ऑफ लॉसेस। देखो ये बात कह रहे हैं कि हम भविष्य में प्रॉफिट में आ जाएंगे। इन्होंने EBITDA पॉजिटिव दिखा दिया है और काफी हद तक चांसेस है कि आ भी जाए, लेकिन पिछले 3 साल से प्रॉफिट नहीं है, ये बात इनकी नेगेटिव में आता है। सेकंड, इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट और इंफ्रा कॉस्ट बहुत हाई है। आप मान लो कोचिंग का ही आपका बिजनेस है, तो आपका सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा? टीचर ही होगा, और क्या होगा। और ये मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि एक टीचर के पीछे 10 लोग पड़े रहते हैं, तो उस टीचर को अपने यहाँ रोकने के लिए मोटी मोटी सैलरी देनी पड़ती है। तो इस चक्कर में इनकी जो टोटल रेवेन्यू का आज की रेट में 49%, यानी लगभग आधा तो टीचर्स की सैलरी में निकल जाता है। और आगे जाके और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और दबाव बढ़ेगा तो ये खर्चा और बढ़ सकता है। वैसे कंपनी कह रही है कि देखो जी, पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले साल तो 60% था, हम तो इसको 50 पे ले आए, समय के साथ और नीचे लेके जाएंगे, लेकिन जो है वो है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो कि निकल के आता है पॉजिटिव से। हमने पॉजिटिव में क्या कहा था? अलग पांडे जी का ब्रांड है, अलग पांडे जब खड़े हैं कंपनी का दम है। यही नेगेटिव में आता है कि भैया सब कुछ अलग पांडे जी पे ही है। कल को अलग पांडे जी का मन इधर उधर गया, या उनका अगर कुछ उनके साथ कुछ भी हुआ नेगेटिव, वो फिजिक्स वाला से अगर दूर हुए, कुछ भी हुआ तो ब्रांड पे असर पड़ सकता है। ये कंपनी ने मेंशन भी किया अपने DRHP में कि भैया हमारा ब्रांड अलग जी पे टिका है साहब। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है भैया हाई एट्रिशन, यानी भाई साहब एम्प्लॉइयों का छोड़ छोड़ के जाना। ओवरऑल एट्रिशन की बात करो तो इनका एट्रिशन 2025 में रहा 36%, यानी मान लो 100 लोग में से 36 लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। अब इस इंडस्ट्री में एट्रिशन हाई रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे वही ना, एक टीचर को कोई 2 करोड़ रुपए दे रहा है तो सामने किसी ने खुला लो बोले 3 करोड़ ले जा, फिर 4 में कोई उसको ले जाता है, 5 में वापस आ जाता है। तो एट्रिशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इस साल 36% है, कंपनी कह रही है भैया पिछली बार तो 45 था, हम तो कम लेके आए। अच्छा, ये ओवरऑल एट्रिशन है। इसमें फैकल्टी एट्रिशन की बात करें तो वो 27% ही है, जो कि पिछले साल 40 था, उसको कम लेके आए। जब टीचिंग बिजनेस है, इसमें इंपॉर्टेंस है कि इसकी टीचर के पीछे बच्चे आते हैं। अगर वो टीचर जो जिसके पीछे बच्चे आए वो छोड़ के जाएगा तो रेवेन्यू पे हिट आ सकता है। ये एक रिस्क है जो उन्होंने RHP में मेंशन की। 5वां एक रिस्क है प्रोसेस एंड कंप्लायंस ऑडिट। अभी इनकी ऑडिट हुई थी प्रोसेस एंड कंप्लायंस की, तो पता पड़ा कि इनके जो डेटा का बैकअप है वो इंडिया में नहीं लिया जा रहा। 2023 से 25 में इनकी ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिफिकेशन आई थी, तो उसमें एक चीज मेंशन की गई थी कि जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है उसका ऑडिट ट्रेल ये प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे, और जो डेटा का बैकअप है वो इंडिया में स्टोर नहीं हो पा रहा। उसके अलावा जो फिजिकल सेंटर है उस पर भी काफी कई जगह की NOC वगैरह है जो कि लेनी अभी पेंडिंग है। 6th पॉइंट जो मैंने आपको कहा था स्ट्रेंथ है पर मैं वीकनेस में लूंगा, वो है सब्सिडरी लॉसेस। देखो इन्होंने एक्सपेंशन किया अलग अलग सेक्टर में जाके, उसके लिए इन्होंने सेंटर्स भी खोले हैं, उसके लिए इन्होंने कंपनियां भी एक्वायर की है। इन्होंने उत्कर्ष एक्वायर किया गवर्नमेंट क्लासेस के लिए, इन्होंने जाइलम एक्वायर किया साउथ में फैलने के लिए। वो दोनों सब्सिडरियां आज की डेट में लॉस में चल रही है। पॉजिटिव ये है कि 13 अलग अलग सेक्टर के अंदर है साहब ये, तो 13 सेक्टर में अगर इन्होंने झंडे गाड़ दिए तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि भैया 13 सेक्टर में आने के चक्कर में 4, 5, 6 सेक्टर में ही प्रॉफिट रहे और बाकी सेक्टर उतना ना कमा पाए। ये एक डर हमेशा बना रहेगा और एक्सपेंशन का। 7वां ऑफलाइन एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन। वो क्या है साहब? ये कह रहे हैं सर ऑफलाइन उन्होंने एक्सपेंशन किया, पर ऑनलाइन में आपके आज क्लास में 1000 बच्चे बैठते हैं, कल 10,000 भी बैठे, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ही नहीं है भाई साहब, हो जाएगा काम। लेकिन अगर ऑफलाइन में आपके 1000 बच्चे हैं और 10,000 बच्चे करने हैं, जगह भी लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, सेटअप भी करना पड़ेगा, इंफ्रा भी लगेगा, टीचर भी लगेंगे और सारी व्यवस्थाएं मैनेज करनी पड़ेगी। तो उसमें इतनी तेजी से एक्सपेंशन होने में थोड़ा टफनेस रहती है, प्लस उसके संचालन में, ऑपरेशन में भी इशू आते हैं। आज की डेट में इनका जो ऑफलाइन का रेवेन्यू है, 6 शहरों से इनका 40% रेवेन्यू आ रहा है ओवरऑल। इतने सेंटर खोल दिए तो सब जगह से कमा रहे हैं, 6 से ही इनके डिपेंडेंसी है, बाकी जगह धीरे धीरे चीजें पिकअप हो रही है, अभी 100% पिकअप नहीं है। ये आपने देखे प्लस और माइनस। अब देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो भाई साहब अपॉर्चुनिटी तो बहुत तगड़ी वाली है साहब।
आप खुद देखो कि आज की डेट में भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी आप जानते हैं, और सबको करनी है तैयारी। किसी को गवर्नमेंट एग्जाम की करनी, किसी को साइंस की करनी, किसी को यूपीएससी, किसी को बैंकिंग। तो ये तैयारियों का मार्केट तो समय के साथ बढ़ेगा ही। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जितने बच्चे स्कूल से हर साल लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं और सबको कुछ ना कुछ की तैयारी करनी है, और वहां उस सेक्टर में बैठा है तो अनंत ग्रोथ है। अभी तो देखा जाए तो मोटा मोटा कुछ शहरों कुछ सेक्टर पर फोकस किया है, अभी तो इंडिया में ग्रोथ बाकी है। और प्लस इन्होंने जो फॉरेन एक्विजिशन किए, फॉरेन में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन हो सकता है। सेकंड, इनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये इंडिया की पहली एडटेक कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है, यानी एडटेक में जो भी स्टैंडर्ड सेट होंगे यही सेट करेगी। और एक बार इनका आईपीओ अच्छा परफॉर्म कर गया, रिजल्ट आ गए, तो इनको नई कंपनियां खरीदने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टॉक ऑप्शन की डील कर सकते हैं। सेकंड, अगर लिस्टेड कंपनी है तो कस्टमर का, टीचर का, पेरेंट्स का भरोसा आता है कि नहीं लिस्टेड कंपनी कहाँ जाएगी, तो टीचर भी इनको प्रायोरिटी देंगे और स्टूडेंट भी, उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। थर्ड चीज अपॉर्चुनिटी इनके आ गया कि भैया सोचो, इनका मैंने कहा ना 98 मिलियन फॉलोअर बेस है, 9 करोड़ 80 लाख के फॉलोअर हैं अभी, और हो सकता है वीडियो आते आते ये 10 करोड़ भी हो जाए। अब ये इतना जो सब्सक्राइबर बेस है, यहाँ पे क्रॉस सेल अपसेल अपॉर्चुनिटी बहुत बनती है। आज किसी को यूपीएससी की तैयारी कराना है, उसका हुआ तो ठीक, नहीं तो कहेगा चल छोड़ दूसरा एग्जाम कर लेता हूँ, बोले वो भी हम पढ़ाते हैं। आज कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आज आईआईटी जेईई की तैयारी करा रहे हैं, वो इंजीनियर बन जाएगा तो उसको दूसरी तैयारी भी करवा देंगे। तो आपस में ही क्रॉस सेल अपसेल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब आते हैं भाई साहब खतरों में, क्या क्या खतरों के खिलाड़ी इनके साथ हो सकता है, क्या क्या रिस्क इनके साथ एसोसिएटेड है। पहला रिस्क सिंपल सा कंपटीशन वाला, कि बस आज की डेट में तो इकलौते दिख रहे हैं कि आसपास कोई है नहीं, क्योंकि बाकी जो भी स्टार्टअप थे उनकी हालत चल रही खराब, लेकिन उनमें से अगर कुछ लोग रिवाइव कर गए या इनकी सफलता देख के 10 नए स्टार्टअप और आ गए, तो कंपटीशन का खतरा हमेशा बना ही रहता है। इंडिया में तो हमेशा ही बना रहता है, और प्लस नए नए शहर में जाएंगे, उस शहर के लोकल कंपटीटर ऑलरेडी बैठे हैं कॉम्पिटिट करने को। सेकंड, ये एडटेक रेगुलेशन में कभी भी आ सकता है। मान लो कोचिंग पे सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर दे, कोई टीचिंग के नियम तय कर दे, ये कर दे, तो जितने भी नियम कायदे अगर कुछ भी आए तो कंपनी पे सीधा असर पड़ सकता है। तीसरा, ऑपरेशनल एंड सेफ्टी इशू। ये भाई साहब एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इन्होंने आरएचपी में मेंशन की है। नितिन कामत जी ने भी कहा कि भाई साहब ये अलग तरह की हमने रिस्क देखी पहली बार आरएचपी में। वो रिस्क क्या है पता है? चप्पल के रिस्क। इन्होंने बकायदा आरएचपी में मेंशन किया है कि भैया एक बार हमारे एक स्टूडेंट ने टीचर पे चप्पल फेंक दी थी। एक बार एक इंसिडेंस था जिसमें भाई साहब पंखा गिर गया था। एक बार ऐसा एक इंसिडेंस था जहाँ पे स्टाफ ने धक्का दे दिया था स्टूडेंट को। इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई थी, और उसके चक्कर में वो एक सेंटर पे होता है, उसकी रील बन के वायरल हो जाती है और ब्रांड पे सीधा इम्पैक्ट आ जाता है। तो उन्होंने आरएचपी में बकायदा मेंशन किया है कि ऐसी छुटपुट घटनाएं हमारे पास पास्ट में हुई है, अगर ऐसी ही कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी भविष्य में घटनाएं घटी तो हमारे ब्रांड पे इम्पैक्ट आ सकता है। इन्होंने आरएचपी में मेंशन कर दिया। तो कई लोग इसको इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि भाई कोई चीज़ कौन लिखता है, कई लोग कहते हैं भी ईमानदार आदमी, भाई सब ये भी बता दिया। चौथी रिस्क क्या हो सकती है भैया? टेक डिपेंडेंट है सब कुछ। अगर कल को साइबर अटैक होता है, कोई सर्वर डाउन होता है, तो इनकी इमेज पे सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है, रेवेन्यू पे भी और प्रॉफिट पे भी। हमने स्ट्रेंथ देखी, वीकनेस देखी, मौके देखे, धोखे देखे। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन पे कि ये सस्ती है कि महंगी। वैल्यूएशन चेक करने के 2 क्राइटेरिया। पहला, पी, इस कंपनी में निकल नहीं सकता। क्यों? पी निकलने के लिए चाहिए अर्निंग, कंपनी में अर्निंग नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो नो प्रॉफिट तो नो पी रेशियो। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? रेवेन्यू मल्टीपल देख लो कि उससे कितना आ रहा है। पहले इनकी वैल्यूएशन जब आ रही थी, बात चल रही थी 5 बिलियन पे लाएंगे, 5 बिलियन पे लाएंगे, तो वैल्यूएशन भाई साहब बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन इन्होंने भाई साहब शायद लेंस कार्ड को देखते हुए, बाकी आउटरीच को देखते हुए वैल्यूएशन 30% कट करके मात्र 3.6 बिलियन वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, वैसे मात्र नहीं है क्योंकि ये भी ज्यादा है। अगर रेवेन्यू मल्टीपल से अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये 2886 करोड़ का टर्नओवर है और वैल्यूएशन मांग रहे हैं लगभग 30,000 करोड़ की, तो ये आता है 10 के आसपास, जितना भी लेंस कार्ड ने मांगा था। वैसे आइडियली 4 से 6 का मल्टीपल रीजनेबल होता है, 10 का मल्टीपल ज्यादा ही होता है। लेकिन कंपनी का कहना है कि भैया बाकी स्टार्टअप के कंपैरिजन में ग्रोथ सबसे ज्यादा तेज हम करके आए हैं, और बाकी के कंपैरिजन में भविष्य का सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे पास है, प्लस सबसे ज्यादा पैसा हम कंपनी में लगा रहे हैं, प्लस ये सारा पैसा हम कहीं और नहीं ले जा रहे, हम तो कंपनी की ग्रोथ में लगा रहे हैं, और हम तो खुद एग्जिट कर ही नहीं रहे, हम तो 80% लेके बैठे। तो भैया जब इनको ही 10 का मल्टीपल दिया है तो हमको देने में क्या है? यानी इन शॉर्ट ये कह रहे हैं ऐसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। आईपीओ की साइज और करेंगे क्या? आईपीओ है 3,480 करोड़, 31 करोड़ लगाएंगे कंपनी में, 380 करोड़ ले जाएंगे दोनों फाउंडर, 180 31 करोड़ कहाँ लगाएंगे? 460 करोड़ रुपए ये बोल रहे हैं कि भैया नया सेंटर खोलेंगे, उसके फिट आउट में, टेबल में, कुर्सी में, टेक में लग जाएंगे। 548 करोड़ हमारे एग्जिस्टिंग सेंटर को और अच्छा बनाने में, रिनोवेट करने में लगाएंगे। 471 करोड़ जो हमारी साउथ में सब्सिडरी है उसको आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे, ज़ाइलम। 710 करोड़ मार्केटिंग के लिए रखेंगे, 200 करोड़ रुपए हम टेक इंफ्रा इन पे सब पे लगाएंगे, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। यानी भाई साहब सब पे, साउथ पे भी ध्यान है, बाकी सेंटर पे भी ध्यान है, नए सेंटर पे भी ध्यान है, पुराने पे ध्यान है। ओवरऑल भैया सही लग रहा है। ओवरऑल भाई आप इस आईपीओ को कितना फाइनल स्कोर देते हो? तो देखो
इसने जो भी करके दिखाया है, अगर इसकी पिछली ग्रोथ देखूं, 2 साल में 4 गुना रेवेन्यू करके दिखा दिया, 97% की CAGR दिखा दी, 10 करोड़ बंदों का बेस लेके बैठे हैं, पेड सब्सक्राइबर लेके बैठे 45 लाख, तो सारा पैसा कंपनी में लगा रहे, बाहर लेके नहीं जा रहे। इन सभी चीजों के पीछे मुझे तो लगता भाई इसको 10 में से 10 देने चाहिए, लेकिन क्योंकि कंपनी लॉस में 1 नंबर कटेगा, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन ज्यादा मांग रही है, बाकी के कंपैरिजन में ठीक होगी, लेकिन वैसे तो ज्यादा है ना, 1 नंबर उसका भी कटेगा। टोटल मिलेंगे 10 में से 8। अच्छा ध्यान रखना, 10 में से 8 जो है मेरी व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन है। मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं कि राहुल जी ने कह दिया तो सब काम करना है। आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, बाकी एक्सपर्ट को सुनिए, पेपर पढ़िए और अपनी राय लीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपकी मर्जी। GMP अगर आज की रेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 4-5% के आसपास चल रही है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तो IPO की शुरुआत है, देखते हैं कहां तक जाती है कहानी। मैं पर्सनली इस IPO में अप्लाई कर रहा हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिस्टिंग गेन की संभावना हो सकती है, थोड़े बहुत की, तो कुछ लिफ्टिंग गेन लेने के बाद कुछ शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करूंगा, क्योंकि एक एडटेक कंपनी में भैया अपना भरोसा होना चाहिए। तो भाई साहब ये था मेरा IPO का रिव्यू। अगर कोई इंटरेस्टिंग IPO आएगा तो फिर रिव्यू भी आएगा, और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बिजनेस की वीडियो आपका भाई लाता रहेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।